हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 12 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले कल का रिवीजन, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये मनाया गया 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी जी की जयंती के अवसर पर। इक्विटी इन मैटेरियल हेल्थ केयर, लिविंग नो मदर बिहाइंड, ये इस बार की थीम थी। और 2025 में पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है जसपे। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है। ये मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के। इसके अलावा वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, संभावना नाम से। इसके अलावा भारत ने नौसेना के लिए राफेल विमान खरीदे हैं। और कितने राफेल विमान खरीदे हैं? 26 राफेल विमान खरीदे हुए हैं। और चाइना को छोड़कर के अमेरिका ने सभी देशों पर टैरिफ पर 90% तक की कटौती कर दी है। चाइना पर 125% तक का टैरिफ लाद दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव का आयोजन मिजोरम में किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने अपना पहला विदेशी कैंपस यूएई में खोलने की घोषणा की है। और राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किए गए राजेश उन्नी ब्रह्म कुमारी संस्था की आध्यात्मिक प्रमुख रही दादी रतन मोहनी जी का निधन हो गया है। अहमदाबाद में निधन हुआ। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्विज पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी हमेशा की तरह। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये साथियों 12 अप्रैल को यानी आज ही मनाया जाता है ना। तो आज का दिन क्या है? मानव अंतरिक्ष का उड़ान दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि साथियों 12 अप्रैल 1961 को 1961 में पृथ्वी से कोई मानव अंतरिक्ष में गया था और अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था 1961 में ही। अभी देखो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया गगनयान मिशन के तहत भेजने वाला है। तो इंडिया अब जाकर जो चीजें करने वाला है, और रसिया वो 1961 में कर दिया था। ये व्यक्ति कौन थे जो गए थे सबसे पहले अंतरिक्ष में? यूरी गागरिन। इनका नाम याद रखना, पूछा जाता है। यूरी गागरिन जो है ये पहले व्यक्ति बने थे जो अंतरिक्ष में गए हुए थे। तो इनकी इन्हीं उपलब्धि को देखते हुए, या कहें कि मानव प्रजाति की ये उपलब्धि को देखते हुए ये दिवस मनाया जाता है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, ये दिवस लेकिन मनाया जाना कब से शुरू हुआ है? ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है 2011 के बाद से। 12 अप्रैल को पहली बार मनाया गया 2011 में, यूरी गागरिन की याद में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले, चूंकि ये बने थे पहले मानव। ठीक है, और किसकी देश से थे, किस देश ने भेजा था? तो याद रखना ये रूस के हैं, रूस के थे। और रूस तब सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। 1991 के बाद से ये रूस बना है और देशों में टूटा है। तो यूएसएसआर के द्वारा ये भेजा गया था। ठीक है ना, बात समझ में आई सब? और नाम क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट भी याद रखना। स्पुतनिक फर्स्ट जो है ये पहला मानव निर्मित उपग्रह रहा जो बाहरी अंतरिक्ष में गया था। अगला, ये प्रमुख दिवस हैं, आज रिवीजन करेंगे हम लोग। तो देखिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्लियर है ना? अगला, एक और क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बना दिया है? 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से ट्रेन स्टेशन, पूरा का पूरा स्टेशन ही बना दिया है। किसने बनाया? जापान ने बनाया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, हाउ जापान बिल्ट ए 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन इन 6 आवर। मतलब बना दिया, ये बड़ी बात है ही। उससे भी बड़ी बात यह है कि इन्होंने 6 घंटे में ही बना दिया। मात्र 6 घंटे में एक स्टेशन पूरा का पूरा तैयार हो गया। मतलब वहां से 6 घंटे पहले जो ट्रेन गुजरी होगी, क्योंकि वो पुराना एक स्टेशन था, लकड़ी का स्टेशन था, उसी को अपग्रेड करके बनाया उन्होंने। तो 6 घंटे पहले की स्थिति वहां पर कुछ और थी, 6 घंटे बाद जो देख रहा होगा वहां पूरा पूरा स्टेशन एक खड़ा मिला होगा। तो इसका निर्माण किया है एक JR वेस्ट नाम की कंपनी है, जापानी कंपनी है, उसने मात्र 6 घंटे या उससे भी कम समय में इन्होंने स्थापित कर दिया है। निर्माण में साझेदारी इसकी सेरेंडिक्स नाम की एक और कंपनी ने किया। और इस स्टेशन को नाम दिया गया है हात्सुमा स्टेशन।
हात्सुमा स्टेशन ये 1948 से ही चल रहा था, लेकिन लकड़ी का था और इसको पुरानी लकड़ी को अब अपग्रेड करके 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ठीक है, जुलाई 2025 तक ये चालू हो जाएगा, स्टेशन पूरी तरीके से चलने लगेगा। जापान की अगर बात करें तो जापान आप जानते हो टोक्यो राजधानी होती है, येन मुद्रा होती है और प्रधानमंत्री है शिगेरू इशिबा जापान। ठीक है, जापान और भारत के बीच में अगर एक्सरसाइज की बात करें तो जिमेक्स होता है, जिमेक्स यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। धर्म गार्जियन होता है जो कि सेना के लिए होता है, आर्मी के लिए। वीर गार्जियन होता है जो कि वायुसेना के बीच में होता है। इसके अलावा जापान क्वाड का भी मेंबर है। तो क्वाड में आप जानते हो 4 देश आते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वाड का भी मेंबर है। ठीक है, चलिए अगला, ये अपने ई बुक है। ई बुक जिन्होंने नहीं लिया है, जिनको लेना है वो जा करके ले सकते हैं और अपना करंट अफेयर का बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ई बुक कहाँ पर मिलेगी? एमजीटी ऐप पर आपको मिल जाएगी और इसमें साल भर का पूरा कंटेंट है। 2024 का वार्षिकांक है ये, और इसको आप अगर लोगे और जब पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट, डेटा और इस हिसाब से कंपाइलेशन मिलेगा कि बोरियत बिल्कुल नहीं आएगी और आप अच्छे तरीके से इसको पूरा का पूरा तैयार कर सकते हो। तो अगर आपको लेना है एमजीटी ऐप पर जाइए, ई बुक सेक्शन में जाइए, वहाँ से जा करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड वगैरह भी वहाँ अवेलेबल होते हैं, तो आप ऑफर फॉर यू सेक्शन में जा करके चेक कर सकते हैं आपके लिए बेस्ट ऑफर क्या चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस वर्ष के लिए पहली बार पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पीएआई की बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई? पहली बार पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जारी किया गया है और ये 2022-23 के बेसलाइन के साथ जारी किया गया, मतलब 2022-23 की ये रिपोर्ट है जो अभी पब्लिश की गई है। आप आर्टिकल देख पाओगे, हाउ द न्यू पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रैंक्स रूरल लोकल बॉडीज। अब ये जो है ना, जो रूरल लोकल बॉडीज हैं, इन पर आधारित एक इंडेक्स है। अब अभी तक बहुत सारे टाइप के इंडेक्स देखते होंगे जिसमें अलग अलग टाइप का डाटा लिया जाता है, उसके बाद उसके एनालिसिस करके जारी किया जाता है। यहाँ पर पंचायतों का डाटा लिया गया है और देखा गया है कि कौन सी पंचायतें किस हिसाब से काम कर रही हैं, कौन सी कितनी बेहतर काम कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों का प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है, इसीलिए शायद टाइम लगा 2022-23 का डाटा लेकर के 2025 में अब करके जारी किया जा रहा है। इस डेटा आधारित रूपरेखा यहाँ पर प्रदान करता है जो स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य यानी लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 9 विषयों पर आधारित है। इन पंचायतों में ये 9 क्वेश्चंस किए गए और उन 9 क्वेश्चंस के आधार पर इन पंचायतों का यहाँ रूपरेखा तैयार किया गया और रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, कौन कौन से वो थे 9 क्वेश्चन? तो देखिए, गरीबी मुक्त और आजीविका युक्त पंचायत कौन कौन सी है, बाल मित्र पंचायत कौन कौन सी है, स्वच्छता और हरित पंचायत कौन कौन सी है, और सामाजिक सुरक्षा वाली पंचायत कैसी है, महिला मित्र पंचायत कौन कौन सी है, स्वस्थ पंचायत कौन कौन सी है, जल पर्याप्त पंचायत कौन सी है, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा कहाँ पर है, सुशासित पंचायत कहाँ पे है। तो ऐसे 9 मुद्दों को लेकर के ये इंडेक्स जारी किया गया है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितने LSDG यानी कि लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के ये जारी किया गया है, तो 9 बताइएगा। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र ने 17 ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य रखे हुए हैं, SDG। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य, तो ये संयुक्त राष्ट्र वाला है। यहाँ के लिए भी 9 जारी किया गया है ग्राम पंचायतों के लिए। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य फ्रंट रनर पंचायतें कहाँ कहाँ पर हैं? तो सबसे ज्यादा गुजरात में जो है 346 पंचायतें जो फ्रंट रनर पंचायतें कही जा रही हैं। दूसरे पर तेलंगाना की 270 पंचायतें हैं, तीसरे पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब है। अगर एस्पिरेंट पंचायतों की बात करें, जो एस्पिरेंट कैटेगरी में डाली गई हैं, जिन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वो है बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहां पर खुबानी उत्सव का आयोजन किया गया? खुबानी उत्सव, खुबानी उत्सव साथियों ये लद्दाख में मनाया गया। लद्दाख में खुबानी उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। वहां पर स्प्रिंग सीजन की याद में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। किस सीजन में? स्प्रिंग सीजन में। तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल शुरू हुआ है लेह और कारगिल दोनों क्षेत्रों में। तो खुबानी के पेड़ों के खिलने का जश्न मनाते हैं ये लोग, वसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, ठीक है ना, स्प्रिंग सीजन का ये लोग स्वागत करते हैं और ये होता है। जैसे पूर्वोत्तर में मेघालय में आपने सुना होगा ना चेरी ब्लॉसम,
चेरी ब्लॉसम कई बार मैंने आपको बताया है। तो मेघालय में होता है चेरी ब्लॉसम महोत्सव और यहाँ पर होता है खुबानी ब्लॉसम महोत्सव। ठीक है, याद रहेगा, कंफ्यूज तो नहीं होगे। ये चेरी ब्लॉसम लद्दाख में है, खुबानी यहाँ पर है। ठीक है, तो खैर लद्दाख की राजधानी लेह होती है। बीडी मिश्रा जो है, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, ये यहाँ के गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है कह सकते हो, या लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही ज्यादा सही है। ये कुछ और महोत्सव हैं, जैसे राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम में अगर आयोजित किया गया, अभी बताया था मैंने। रोंगाली बिहू असम में। पर्पल फेस्टिवल, पर्पल फेस्टिवल याद रखना, ये होता है दिव्यांगों के लिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, किसके लिए होता है? दिव्यांग जनों के लिए होता है, और ये नई दिल्ली में हुआ। जांस्कर फेस्टिवल लद्दाख में। न्योकुम यूलो अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में। और आदि महोत्सव नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में। ठीक है, अच्छा, अगर लद्दाख के कुछ और महोत्सव की अगर बात करें तो आप स्पेतुक गलस्टर सुनते होंगे, स्पेतुक गलस्टर सुनते होंगे। इसके अलावा हेमिस्त सेचु सुनते होंगे, हेमिस्त सेचु सुनते होंगे। लोसर महोत्सव सुनते होंगे। ठीक है, ये सभी जो है ना प्रमुख लद्दाख के फेस्टिवल हैं, इनको भी याद रखना। खुबानी हुआ, जांस्कर हुआ। ठीक है, अगला, तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रिय स्तर बैठक 2025 कहां आयोजित की गई? तो तीसरी मंत्रिय स्तरीय की बैठक जो है ये आयोजित कहां पर की गई? काठमांडू में, नेपाल में। बिम्स्टेक की है। बिम्स्टेक का अभी 6वां शिखर सम्मेलन हुआ था, आपने देखा। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है ना, ये इसका प्रोग्राम होता है। स्थापना आप जानते हो 1997 में इसकी की गई थी। हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, ढाका में इसका है। सदस्य देश में इसके 7 सदस्य देश हैं, 7 सदस्य देश हैं। और अभी थाईलैंड में ही इसका 6वां संस्करण हुआ था। 6वां समिट कहां पर हुआ? कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी गए हुए थे 6वां समिट 2025 में, और ये हुआ थाईलैंड में। ये तो मैं आपको क्वेश्चन जो बता चुका हूं उसका आपका रिवीजन था। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। जो तीसरी बिम्स्टेक की कृषि मंत्री स्तरीय की बैठक हुई, ये हुई नेपाल में, काठमांडू में। ठीक है, तो ये कृषि मंत्रियों के लिए सम्मेलन था, एग्रीकल्चर को लेकर के। बिम्स्टेक के जो देश हैं, बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो ये 7 देश हैं, है ना, इनके बीच में एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ये मीटिंग थी। और इस मीटिंग में एक बहुत खास चीज निकल करके आई है, जिसको आपको ध्यान देना होगा और याद देना होगा, याद रखना होगा कि इस बैठक के दौरान ना भारत में एक तो कृषि में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के साथ साझेदारी की, दूसरा एक काम किया कि भारत ने ना बिम्स्टेक एग्रीकल्चर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए प्रस्ताव दिया है। बिम्स्टेक एग्रीकल्चर ऑफ एक्सीलेंस, भारत ने कहा इसको एक स्थापित करना चाहिए, एक बॉडी स्थापित करनी चाहिए। ठीक है, यहां पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, इंडिया प्रपोजेस बिम्स्टेक एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट काठमांडू मिनिस्टर मीट। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले ही ऐसे ही मिलता जुलता एक चीज मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि कॉप 30 का आयोजन होने जा रहा है ब्राजील में, और ब्राजील आयोजन करने से पहले नवंबर में होगा कॉप 30। उसके आयोजन से पहले ब्राजील ने कहा है कि एक क्लाइमेट चेंज काउंसिल स्थापित किया जाए, उसके बाद तब अच्छे से काम हो पाएगा क्लाइमेट चेंज पर। तो वो ब्राजील ने प्रस्ताव दिया था, यहां पर इंडिया ने प्रस्ताव दिया है। इंडिया ने कहा है बिम्स्टेक एग्रीकल्चर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। खैर, ये तीसरा संस्करण है जो एग्रीकल्चर स्तर की, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की लेवल की ये मीटिंग है। पहली भी ऐसी मीटिंग हो चुकी है, तब हुई थी 2019 में म्यांमार में, दूसरी हुई थी भारत में, ये तीसरा है। ठीक है जी, चलिए, और अभी 6वां हुआ था थाईलैंड में। अगला, हाल ही में किसे नेपाल राष्ट्र बैंक की कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया? तो नेपाल राष्ट्र बैंक, जैसे अपने यहाँ आरबीआई ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके गवर्नर होते हैं, ऐसे ही नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है, नेपाल राष्ट्र बैंक है, उसकी कार्यवाहक गवर्नर अभी नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नीलम धुंगाना तिमसिना नियुक्त की गई हैं। नीलम धुंगना तिमसिया, ये अभी एक्टिंग गवर्नर होंगी। क्यों एक्टिंग होगी? क्योंकि जो परमानेंट गवर्नर थे उनका कार्यकाल पूरा हुआ और वो पद छोड़ चुके हैं, मतलब रिटायर हुए हैं। तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद महाप्रसाद अधिकारी ये जा चुके हैं। इनकी जगह पर अभी कार्यवाहक नियुक्त किया गया है। किसको? जो डिप्टी गवर्नर थे उनको। एक डिप्टी गवर्नर थी डॉक्टर नीलम धुंगाना तिस्मिना, इन्हीं को अभी एक्टिंग बना दिया है।
अब देखते हैं कोई नया परमानेंट नियुक्त किया जाता है कि इन्हीं को परमानेंट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। तो खैर, नेपाल राष्ट्र बैंक अधिनियम के अनुसार अगर पद रिक्त हो जाता है तो 1 महीने के अंदर अंदर नया नियुक्त करना होता है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू होती है। केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेपाली रुपया मुद्रा होती है। अगला, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, आईएसएसएफ विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते हैं? आईएसएसएफ विश्व कप, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसके द्वारा जो विश्व कप आयोजित किया जाता है, ये अभी ब्यूनस आयर्स में यानी अर्जेंटीना में आयोजित किया गया। कहां पर है भाई ब्यूनस आयर्स? अर्जेंटीना में। ठीक है ना, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया और इसमें भारतीय निशानेबाजों ने टोटल जीते हैं 8 पदक। और टेबल में रहा है, पॉइंट टेबल नहीं, मेडल टेबल में भारत रहा है सेकंड पोजीशन पर आफ्टर चाइना। यहां पर आप आर्टिकल देखिए, शूटिंग वर्ल्ड कप जो है ये हुआ और भारत ने 4 गोल्ड जीते, 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और आ गया है दूसरे स्थान पर चीन के बाद। यहां पर भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बहुत छोटा दिख रहा है। चलिए, यहाँ 4 मेडल जो है इंडिया के हैं, 5 गोल्ड और 3 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 11 मेडल जीत करके चाइना टॉप पर है। इसको नोट डाउन कर लेना। ब्यूनस आयर्स में हुआ था 1 से 11 अप्रैल 2025 को। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना 1907 में हुई थी। म्यूनिख में इसका हेडक्वार्टर है और 179 सदस्य देश हैं। ठीक है ना, राष्ट्रपति नहीं, इसके अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट। तो इटली के लुसियानो रॉसी इसके प्रेसिडेंट हैं। एक और जरूरी बात, अर्जेंटीना से याद आया, अर्जेंटीना और अमेरिका ये दोनों बाहर हो चुके हैं डब्ल्यूएचओ से। याद है, डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुके हैं अर्जेंटीना और साथ ही साथ अमेरिका भी। ये दोनों डब्ल्यूएचओ से बाहर हुए हैं, ये रिवीजन पॉइंट है। ये अमेरिका इसमें मत लेना, ये अमेरिका इसमें लेना। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर विजेताओं की बात करें अगर, तो विजेताओं की लिस्ट मैंने ये दे रखी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सिर्फ मेडल्स का संख्या तुरंत ध्यान रखना है और 4 गोल्ड जो आए हैं, गोल्ड वालों को अगर मन होगा तो याद कर लेना, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूजन हो सकती है लोगों को। अयोध्या पर्व 2025 कहाँ आयोजित किया गया? क्या लगता है आपको? अयोध्या में? गलत, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो कंफ्यूज ना होइएगा, इसको याद रखना। अयोध्या पर्व, नाम तो अयोध्या था लेकिन आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आप यहाँ पर ये आर्टिकल देख पाओगे इसके लिए कि ये 11 से 13 अप्रैल को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स यानी IGNCA जनपथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो अयोध्या पर्व था सांस्कृतिक, अयोध्या के सांस्कृतिक, कलात्मक और आध्यात्मिक महत्व का सम्मान करने के लिए ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ओके, 11 अप्रैल से उसको, और 11 अप्रैल को प्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री वासुदेव कामत द्वारा एक प्रदर्शनी भी की गई। अगला, भारत सरकार ने भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली? ये एक तगड़ा झटका लगा है ना। बयानबाजी तो बांग्लादेश बहुत करता था, यहां पर एक तगड़ा झटका दिया है भारत ने बांग्लादेश को कि बांग्लादेश जो ना भारत का एयरपोर्ट या भारत के जो बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, उनका यूज करके जो व्यापार किया करता था ना, उस व्यापार को करने के लिए उनको जो ट्रांसशिपमेंट सुविधा दी गई थी, अलाउ किया गया था, आओ आप हमारे देश के बंदरगाहों को यूज करके, हमारे एयरपोर्ट्स को यूज करके अपना जो भी एक्सपोर्ट करना है वो करो, वो अब वापस ले ली गई है। ये करारा झटका है। अगर आपको अगर याद हो तो कुछ दिन पहले जो मोहम्मद यूनुस हैं, ये मोहम्मद यूनुस ये गुजराती भाऊ से लड़ गए थे, है ना, इनको बड़े प्रेम से समझा दिए, पहले वहां जाकर के बढ़िया से हाथ वाथ मिला करके आ गए, है ना। अभी बिम्स्टेक समिट में मुलाकात हुई थी तो वहां इनको सुझाव दिए कि थोड़ा सा ये जो बयानबाजी करने में आ जाते हो ना, उससे रुको, बचो, है ना, बहुत ज्यादा मत बोलो, बड़बड़ बड़बड़, तुम्हारी औकात नहीं है उतनी बोलने की। लेकिन फिर भी इनको मीटिंग हुआ अच्छे से, उसके बाद वापस घर पर आए, उसके बाद जाकर के डिसीजन ले लिए कि भाई देखो, ये जो व्यापार करता है ना हमारा पोर्ट वगैरह यूज करके, इसको अब समय आ गया है कि वापस ले लिया जाए। पहले एकदम शांत रहा भारत, लंबे समय तक देखता रहा शांत से, बिल्कुल अच्छे से, कि देखो कहाँ तक ये जा सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं।
ये इतनी हद तक गिर गए थे, ये जा करके चाइना में बड़बोलापन दिखा आए थे कि अरे वो तो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनको अगर अलग कर दो तो फिर क्या होगा कि वहां से चाइना के लिए बढ़िया एक मिल जाएगा और उनके लिए केवल बांग्लादेश ही रूट बनेगा कि बांग्लादेश के थ्रू वो जाकर अपना ट्रेड कर पाएंगे या कनेक्टिविटी उनका वर्ल्ड से हो पाएगा। तो चाइना को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। मतलब एक बार से हिंट दे रहे थे कि पूर्वोत्तर भारत को ये भारत से अलग कर दें चाइना के साथ मिल करके। इनको अच्छे से समझा दिया गया कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा पता लगे घर में नहीं है खाने को और तुम चली बुझाने को, है ना। चलो, जून 2020 में ये अनुमति दी गई थी कि भैया आकर के आप भी यहाँ से कर सकते हो अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी करना है। लेकिन अब ये ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली गई है। तो इनको क्रमवार तरीके से अच्छे तरीके से झटका दिया जा रहा है ग्राउंड लेवल पर, बड़बोलापन करके नहीं। जैसे जैसे इनसे पहले तो बिजली का वो मांगा गया कि भाई बिजली का बिल जमा कराओ, है ना। पहले बिजली का बिल नहीं तो बिजली नहीं मिलेगी, वो किया गया। फिर उसके बाद फिर इनसे ये किया गया, फिर जो लोन वगैरह दिया जा रहा था उसको रोक लगाई गई। तो इनको ग्राउंड लेवल पर बढ़िया से झटका दिया जा रहा है उस स्तर पर। अब अभी भी ना समझ में आए तो क्या ही किया जा सकता है। खैर, देखना होगा। ये तो इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं मोहम्मद यूनुस, और देखना होगा कि अभी अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे उभारते हैं। क्या ये भी चले जाएंगे चाइना की गोद में पाकिस्तान की तरह, देखना होगा क्या होता है। खैर, नेपाल और भूटान भी ऐसे ही भारत का यूज करते हैं सब कुछ और उनको भी जारी रखा गया है। अगला, हाल ही में भारत की किस दूध सहकारी संस्था ने वीरा नाम से नया शुभंकर लॉन्च किया? वीरा शुभंकर। तो भारत की दूध सहकारी संस्था है एक, मिल्क फीड। मिल्क फेड जो है इसने वीरा नाम से अपना एक शुभंकर लॉन्च किया है, मस्कट लॉन्च किया है। कुछ इस प्रकार से, जैसे आपने अमूल दूध का देखा है ना, अमूल दूध में क्या है कि एक लड़की बनी हुई होती है ना। तो वो लड़की उसका एक मस्कट का काम करती है। जैसे पार्ले जी बिस्कुट में आप देखते हो एक लड़की की फोटो है, लेकिन पार्ले जी से बढ़िया एग्जाम्पल आपको अमूल का लगेगा क्योंकि अमूल में वो डिजाइन किया गया है, पार्ले जी तो मान लो फोटो शूट करके किया गया था। यहाँ पर उन्हीं से प्रेरित होकर के ये वीरा नाम का मस्कट लॉन्च किए हैं अपने दूध को प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना। तो नाम इनका वेरका ब्रांड है दूध का, और मिल्क फेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। पंजाब में काफी ज्यादा प्रचलित है। दुनिया में भारत में अगर बात करें तो भारत की 7वीं सबसे बड़ी दूध सहकारी संस्था है। ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ी अमूल है। तो वीरा इसका नाम होगा और ये भी अमूल दूध के अमूल गर्ल से प्रेरित है। ओके, चलिए, तो वीरा जिसका अर्थ है भाई, आप ये तो जानते ही होंगे। मुस्कुराते हुए यूएस एक लड़के को हाथ जोड़ करके दिखाया गया है। तो इसको ये रिब्रांडिंग कर रहे हैं अच्छे तरीके से। खैर, ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, कम समय में कंटेंट आपको ज्यादा मिला है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। कल मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उनका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। भारत ने किस वर्ष आर्टेमिस अकॉर्ड पर साइन किया था? तो 2023 में भारत आर्टेमिस अकॉर्ड में शामिल हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एकीकरण का चौथा चरण ये 1 मई 2025 से लागू होगा। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, इसका 9वां संस्करण जो हुआ, इसका थीम क्या रखा गया था, विषय क्या रखा गया था? राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण कौन करता है और ये किस क्षेत्र, किस देश में स्थित है? राफेल लड़ाकू विमान कौन बनाता है? कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।